दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत में एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत में ये आपका पांचवा वीडियो होगा और ये ध्यान रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से ये पांचवा वीडियो है। ठीक है, इससे पूर्व आप तक 4 वीडियो पहुंचा, आप इसे देखे होंगे और नहीं देखे तो इसी चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में एक बना हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ यही चीज़ें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सार संग्रह ये लिखा हुआ है। आप उसमें जाएंगे और सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज पांचवा वीडियो चलते हैं हम लोग आगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट बुक है, 2024 का संस्करण है और आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग आज चलते हैं गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, गांधी इरविन समझौता ये 5 फरवरी को हुई थी, 5 फरवरी नहीं 5 मार्च को हुई थी। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुई थी और गांधी और इरविन के बीच, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? हुआ यूँ था कि लंदन में, ध्यान रखेंगे, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन चल रहा था जिसे आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो पहली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस भाग नहीं लिया तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब होने वाला था 1931 में, तो उससे पहले कांग्रेस को मनाना था और कांग्रेस को मनाने का मतलब है गांधी जी को मनाना था। ठीक है, इसीलिए ये समझौता हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस समझौते के बाद गांधी जी जाएंगे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ से भी खाली हाथ लौटते हैं, वहाँ पर भी सही से बात नहीं हो पाती है। ठीक है, और जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, कांग्रेस भाग नहीं लिया था, तो वहाँ पर कहा गया कि उस समय कांग्रेस का मतलब भारत, भारत का मतलब कांग्रेस, तो अगर कांग्रेस ही भाग नहीं ले रहा है तो इस राउंड टेबल का क्या मतलब है? ठीक है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? इसीलिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भाग लेने के लिए या भाग लिवाने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी को। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुई थी। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगित किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता है ये आंदोलन, इससे पूर्व वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये 1930 में शुरू होता है। अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च कब से शुरू होती है? 12 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल को दांडी में जाकर समाप्त होती, साबरमती से चलती है और दांडी तक। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ चलते महात्मा गांधी, लेकिन चलता गया, कारवां बनता गया और एक बहुत बड़ी भीड़ दांडी में जाकर गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, 6 मार्च 1930। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो मैंने अभी बताया कि प्रथम में शामिल नहीं हुआ था, तो शामिल जिसमें हुए थे वो दूसरा में शामिल हुए और तीसरा में भी शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। यानी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल होगा और वो होंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक व्यक्ति जो शामिल होंगे वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SS राजपूताना नामक जहाज है, लंदन में जिस हॉल में ठहरे थे उस हॉल का नाम है किंग्सले हॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, एकमात्र व्यक्ति
महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने किए थे। ठीक है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम मौलाना मोहम्मद अली का नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1931 में जो लाहौर अधिवेशन कराची में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसी कांग्रेस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के बारे में पहली बार चर्चा हुआ था, जिसको आप फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, ठीक है, हाफ नेक्ड फकीर, तो ध्यान रखेंगे विंस्टन चर्चिल कौन है? तो उस समय के प्रधानमंत्री कहाँ के? तो लंदन के, ब्रिटेन के। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो महात्मा गांधी भाग लेने के लिए लंदन गए थे SS राजपूताना नामक जहाज से, तो वहाँ के जब सीढ़ी किंग्सवे हॉल के सीढ़ी पर जब चढ़ रहे थे तो उसी समय शायद कहे थे अर्धनग्न फकीर, इनके साथ मुझे समझौता करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अर्धनग्न फकीर कम बड़ी बातें नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कब कब हुआ था, यहाँ तीनों के दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। फिर द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, देखिए ये डेट जल्दी पूछता नहीं है, डेट भले याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तीसरा 1932। लेकिन इसी के 1932 से पहले, ठीक है, एक बार मिलान करने आपको दिया जाएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुआ था, उसी में एक घुसा दिया जाएगा बीच में सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन होने से पूर्व सांप्रदायिक पंचाट लेके आए थे, जिसमें से SC को अलग से या कह सकते अनुसूचित जाति को अलग से निर्वाचक पद्धति या निर्वाचन पद्धति दिया जा रहा था, जिससे मुस्लिम को दिया गया था 1909 में। वही चीज़ को दलितों को दिया जा रहा था। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से चले आए थे, उठ के बीच में ही असफल रहा, वार्ता सही हुई नहीं। गांधी जी का कहना था कि एक बार आपने कह सकते हैं कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए, तो अभी पाकिस्तान की मांग कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान का डिमांड करना शुरू कर दिया। अब फिर से अब दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, तो पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ का मांग होगी। ठीक है, और भारत को कितने टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं आप। तो इसीलिए गांधी जी इस बात को लेकर सहमति नहीं थे, और गांधी जी क्या किए, बीच में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठकर चले आए थे। गांधी जी आने के बाद कहा था कि मैं वहाँ से आया, खाली हाथ आया हूँ, लेकिन अपने देश को बिकने या मिटने नहीं दूंगा। और इसी बात में कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी को लेकर फिर बाद में गांधी जी यरवदा, पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होगा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट, ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर बीच में सांप्रदायिक पंचाट जो पुना पैक्ट आएगा और फिर तब होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया? ये है केटी पॉल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पे असफल रहा? मैंने आपको बताया, सांप्रदायिक पंचाट की वजह से असफल रहा। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो है आपके भीमराव अंबेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी गांधी को मनवाने में या कह सकते हैं कांग्रेस को मनाने में या इरविन को भी इस समझौते में लाने में ध्यान रखेंगे कि तेज बहादुर सप्रू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने कही थी। और सरोजिनी नायडू ध्यान रखिएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो कराची अधिवेशन 1931, मैं आपको बता चुका हूँ। इस कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। ये भी गई थी या ये भी गए थे। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि ये दोनों कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं, लेकिन ये दोनों अपने खर्चे से गए थे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कांग्रेस ने खर्च नहीं वहन किए थे। ये दोनों गए थे, जरूर गांधी जी के साथ में गए थे, लेकिन ये अपने खर्च से गए थे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने आधिकारिक जो व्यक्ति को भेजा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई बात और नहीं है। महात्मा गांधी गए थे, न कि और बाकी लोग जो भी गए थे अपने खर्च से गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है टॉपिक सांप्रदायिक पंचाट एवं पुना पैक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। आपको मैंने बताया कि इस विषय पर गांधी जी ने यरवदा जेल में अपना अमर अनशन किए थे और कहा गया था कि दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, भले उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, लेकिन अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने से क्या होता है कि भारत टुकड़ा होने की संभावना था। ठीक है, जिस प्रकार कह सकते हैं कि मुसलमानों को दिया गया तो मुसलमान कहना शुरू कर दे कि मुझे एक अलग राष्ट्र चाहिए जिससे मुस्लिम राष्ट्र होगा, तो वो पाकिस्तान का डिमांड करना शुरू कर दिया था। क्या पता यहाँ पे दलिस्तान भी हो सकता था। ठीक है, इसलिए कहता कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए दलितों के लिए, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो गांधी जी इस बात को लेकर राजी नहीं हुए थे और गांधी जी ने कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको हम आरक्षण दे सकते हैं लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र आपको नहीं दिया जाएगा। अंत में यही बातें खुल के सामने आई। तो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ध्यान रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चल के ध्यान रखेंगे कि हरिजन दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। अब देखिए यहाँ पर कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय का पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो ये अगस्त 1932 की बात है। ठीक है, और अगर हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो देखिए कब से शुरू हो रही, 17 नवंबर 1932 से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले ये सांप्रदायिक पंचायत आ जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला अमर अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के समय में। ठीक है, तो इस अवार्ड जो मिला था भारत के दलितों के लिए, ठीक है, ये बांटने वाला अवार्ड था और अंग्रेज चाह रहे थे कि इंडिया को बांटा जाए। ठीक है, इंडिया को टुकड़ा किया जाए, भारत को टुकड़ा किया जाए, तो टुकड़ा ना होने दिया जाए, इस वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्गों से। बी.आर. अम्बेडकर ने और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, और कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1932 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए दलित वर्गों के संघ किसने स्थापित किया था?
तो स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, आगे देख कहता है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई, तो 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी क्षणिक क्षणिक धूल होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक लिखा हुआ है, गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है, यह कथन किसका था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आगे है वर्ष 1932 में, पुना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए, जिसका पहला या शुरुआती नाम ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये है कि पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो संस्था है हरिजन सेवक संघ। ये संस्था देखिए यहाँ पर कब स्थापना किया था, 1932 में। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ठीक है, तो चर्चिल आगे चलकर देश का कह सकते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों ने गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, इसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए है आपका प्रांतीय चुनाव। ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन की बात होगी। ठीक है, और साथ ही साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव, साथ ही साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नया गठन होगा। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की बात होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया, तो प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव करवाने की प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुई, तो अगर वर्ष पूछे तो 1937 में चुनाव संपन्न हुई। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है, तो 5 है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब प्रांतीय चुनाव की बात आई तो पूरे भारत को, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया। ठीक है, 11 प्रांतों में बांटा गया, जिसमें से 5 प्रांतों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई है, वो मुंबई में क्या हुआ कि कुछ ही सीट के लिए कम बहुमत से प्राप्त कम मिला था, तो मुंबई भी आगे जाकर कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो इस प्रकार करके 6 प्रांतों में सरकार बनाई कांग्रेस। आगे चल के कांग्रेस ने 2 प्रांत पर और सरकार बनाएगी। ठीक है, 2 प्रांतों में और सरकार बनाएगी, और जहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई वो क्षेत्र है, एक बंगाल और दूसरा है पंजाब। ठीक है, तो बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ दूसरे अन्य पार्टियों द्वारा सरकार बनेगी। साथ ही साथ सिंध में भी सरकार कांग्रेस नहीं बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 प्रांतों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से 8 प्रांतों से में कांग्रेस सरकार बनाएगी, और
3 प्रांतों में कांग्रेस सरकार नहीं बन पाएगी किसी कारणवश से, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि अगर कांग्रेस की सरकार पूछे आपसे तो ध्यान रखेंगे 8 प्रांतों में बनाई, लेकिन बहुमत की बात करें तो 5 प्रांत है, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था वो 5 प्रांत में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। तो दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि बंगाल में जिस पार्टी ने सरकार बनाई वो कृषक प्रजा पार्टी, साथ ही साथ मुस्लिम लीग, और पंजाब में जो सरकार बनाई वो यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, दोनों जगह हो, चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, कहीं पर मुस्लिम लीग का व्यक्ति पीएम नहीं बने। उस समय पीएम कहा जाता था, पीएम नहीं बने थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ठीक है। दोनों जगह में, एक जगह में कृषक प्रजा पार्टी यानी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता पीएम बने, तो पंजाब में जो पीएम बना वो यूनिस्ट पार्टी का नेता पीएम बने, ठीक है। दो अलग अलग पार्टी है, ठीक है, दो अलग अलग पार्टियों द्वारा पीएम, लेकिन हाँ दोनों जगह पर मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1937 में हुए प्रांत चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक किया, ठीक है। और 28 माह तक क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस को भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया। कांग्रेस ने इस बात के लेकर अपना त्यागपत्र दे दिया कि जब मैं चुनी हुई सरकार हूं, मेरे बिना अनुमति के आप कैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर देंगे। तो इसी विषय को लेकर कांग्रेस ने कह दिया गया कि हम आपके इस बात पे समर्थन नहीं करते हैं कि आप मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कीजिए, ठीक है। फिर बाद में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। 28 माह की सरकार चली थी कांग्रेस का, ठीक है, और 8 राज्यों से त्यागपत्र हो गया था। और इसी विषय को लेकर आगे जाकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाई कांग्रेस सरकार हटने के बाद, ठीक है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? वो आपका त्रिपुरी अधिवेशन। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? यूं था कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता किए, ठीक है, कहाँ पे? हरिपुरा में। अब जब 1939 के समय आया तो फिर से उग्रपंथी लोग या गरम दल के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को फिर से सत्ता पर अध्यक्षता पद के लिए नामित कर दिए, और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी के तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष बनने का व्यक्ति नामित हुआ। तो अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष। कौन बनेंगे? बोस साहब बनेंगे या पट्टाभी सीतारामैया बनेंगे? तो इसी के लिए चुनाव होता है, यानी कि मतदान होता है, और मतदान में सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है। पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने कहा कि यह हार उनकी नहीं है, मेरी हार है, ठीक है। और इसी बीच को लेकर थोड़ा सा अनबन हो जाता है, और इसी को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं, और इस त्रिपुरी संकट का या त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो करेंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1939 का त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे,
ठीक है। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आएगा, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के बारे में लिखा हुआ है। संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी, स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि 1937 के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति ने किस किस प्रांत का प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो अगर हम असम की बात करें, असम में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री है मोहम्मद सादुल्ला। बिहार में कांग्रेस सरकार बनी, यहाँ का प्रधानमंत्री है श्री कृष्ण सिंह। बंगाल में जो सरकार बनी थी आपको मैं बता चुका हूँ, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर बनाए थे। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम है फजलुल हक। उड़ीसा का प्रधानमंत्री BN दास, कांग्रेस की सरकार है। उत्तर पश्चिमी प्रांत कांग्रेस की सरकार है, डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, जिसे आप यूपी कहेंगे, वल्लभ भाई पटेल। मध्य प्रांत कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी सरकार बनी, जिसके नेतृत्व में बनी सरकार उसका नाम है NB खरे। बम्बई कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर भी BG खरे। मद्रास में भी कांग्रेस की सरकार है, C राजगोपालाचारी। सिंध में कांग्रेस सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार है, अल्लाह बख्श नाम के व्यक्ति शासन करेंगे या सरकार बनाएंगे। और पंजाब में जिस व्यक्ति ने सरकार बनाए, जो कि यहाँ पर भी यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार बनाई थी, तो वहाँ पर सिकंदर हयात खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग प्रमुख कौन बने? रफ़ी अहमद किदवई बने, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? पटना में 1934 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में है कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या स्थापना कब हुआ था, किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, स्थापना 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उन्नाव है कहाँ? तो यूपी में है। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। तो ये उद्देश्य है और इसमें अन्य व्यक्ति जो शामिल थे उसमें नाम देखिए लिखा हुआ है देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा सभाओं हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस ने 707 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी 1585 में। 1585 में 707 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास विषय है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर है कि द्वितीय वर्ल्ड वार यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुई, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड
लिन लिथगो थे। ठीक है, ध्यान रखें सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिन लिथगो थे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया, तो ये 17 अक्टूबर 1939 में। तो आपको मैंने बताया था कि इन्हीं वजह से कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो भारतीय विधानसभा के सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस का कहना था कि जब हम 8 प्रांतों में सरकार बना चुके हैं, हमें चुनी हुई सरकार है, जनता ने मुझे मैंडेट दिया है, तो आप बहुमत दिया है, तो आप मुझे बिना परमिशन लिए कैसे आप भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर देंगे। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने 28 माह की सरकार चली और 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिए और इसी इस्तीफा को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। इनका कहना था कि भारत कांग्रेस से मुक्त हुआ। तो भाई किसका, तो गुलाम मुक्ति दिवस वहाँ मनाना चाहिए कि हम अंग्रेज से मुक्ति हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस से मुक्ति हो रहा है, इनका ये मुक्ति दिवस मना रहा है। हद है भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उस समय राजनीति अपना अपना कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग प्रांत चाहिए था, अलग राष्ट्र चाहिए था, इनको भारत में रहना नहीं था। ठीक है, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। तो ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, कोई अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल में बार बार बोल रहा था कि ये आगे चल के PM बनेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी, तो रणनीति ये था संपूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका एकमात्र कहने का मतलब रणनीति था कि जब तक मुझे पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम ब्रिटेन को सहयोग नहीं करेंगे। और इसी को लेकर भारत में क्रिप्स मिशन आएगा, वेवेल मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, ताकि कांग्रेस को मनाया जाए। अंत में कैबिनेट मिशन के तहत में आगे चलकर भारतीय कह सकते हैं एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसको आप अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग सब देखेंगे, आज सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे ये है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एक एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई, तो ये मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग ने एक बात कहा इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में कि मुझे एकल राष्ट्र चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए, सिंगल राष्ट्र चाहिए, जिसको हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान का जन्म ही हुआ है मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहे हैं। वो कभी नहीं कहा इस बात को लेकर कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, वो साफ का उसका कहना था कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, और सारे मुसलमान का पैरोकार, सारे मुसलमान का कह सकते हैं कि हितैषी मुस्लिम लीग अपने आप को समझते थे। मुस्लिम लीग को ये पता नहीं था कि जितना मुस्लिम लीग में मुसलमान थे उससे अधिक मुसलमान कांग्रेस में था। और ये भी सच्चाई आज का है कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे अधिक मुसलमान भारत में आज भी है। ठीक है, तो आज एक बात ये भी कहा जाता है कि जिस मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर आप अलग हुए वो एक साथ नहीं रह पाया। कैसे नहीं रह पाया? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों आगे चलकर 1971 में अलग हो जाता है और ये पूर्वी पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश के नाम पर आज सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, आज सामने। तो एक राष्ट्र के नाम एक मतलब धर्म के नाम पर जो अलग हुआ राष्ट्र वो एक नहीं रह पाया और आज भारत एक बना हुआ है, अभी भी अलग एक है और ये अलग होने की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो छोड़ दीजिए उस समय की राजनीति था, ये सब काम हो रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। ठीक है,
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग रखी। अब देखिए इस महाशय को, ठीक है, जो आगे चलकर कांग्रेस के बहुत बड़े हितैषी थे, जब देखा कि मेरा यहाँ दाल गलने वाला है नहीं, तो ये एक अलग राष्ट्र का डिमांड करना शुरू करेगा और ये आगे चल कहेगा कि मुझे एक अलग राष्ट्र के अलावा कुछ भी देने से हम आपकी बात को सहमत नहीं होंगे, ठीक है, आपकी बात में सहमति नहीं जताएंगे, ठीक है, मुझे एकमात्र चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है, और हर वक्त आगे चलकर इसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो आगे ये महाशय लाहौर अधिवेशन में, ये अपना लाहौर अधिवेशन जब मुस्लिम लीग का हो रहा था मार्च 1940 में, उसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और इसने एक राष्ट्र की डिमांड किया जिसका नाम पाकिस्तान होगा और एक साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है। आगे कहता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हयात खान, जो पंजाब के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू की बात किया जा रहा है, वो एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। मैंने पहले बताया कि जिन्ना को जब लगा कि इंडिया में मेरा कोई दाल गलने वाला है नहीं, भारत में मेरा कोई दाल नहीं गलेगा, तो पाकिस्तान का डिमांड करना शुरू करती है, ठीक है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ठीक है, और आगे चल के कायदे आजम की उपाधि मिलेगा, जाएंगे अपने राष्ट्र पर, अपने राष्ट्र का सर्वसर्वा बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो लाए थे। कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया, ठीक है। साथ ही साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया? तो विनोबा भावे। और सेकंड कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम सत्याग्रही कौन है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? ये तो आपको पहले से पता है, तो ये आपका मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे गवर्नर की बात किया जा रहा है और उससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बातें हैं कि साइमन कमीशन किस समय आया था? लॉर्ड इरविन के समय में, ये आपको पता है, 1928 की बात है, ठीक है। संप्रदाय पंचायत 1932 की बात है, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन अगर देखें 1942 में, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। वेबेल मिशन 1945 में, ठीक है, 44-45 में, ये आपका लॉर्ड वेबेल। कैबिनेट मिशन लिखा हुआ है लॉर्ड वेबेल 1946 में, ठीक है, 1946 में। और माउंटबेटन योजना 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन। और बाल्कन प्लान माउंटबेटन, ये भी 1947 में, ठीक है। तो ये कब कब आया था और कब कब की ईस्वी यहाँ दिया ना, मैं ईस्वी सारा ईस्वी लिख दिया, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखिए एक क्वेश्चन है
कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज का स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया। अगर सर्वोदय शब्द आपसे पूछे तो महात्मा गांधी, और सर्वोदय समाज की स्थापना की बात करें तो विनोबा भावे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन और है उनको देखते हैं। देखिए अगला है आपके पास क्रिप्स मिशन यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सॉरी, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था मार्च 1942 में। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि क्रिप्स मिशन में जो आए थे व्यक्ति उनका नाम है स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा। जब जापान बढ़ रहा था, पूरे जोश खरोश से बढ़ रहा था, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं उन लोगों ने ब्रिटेन पे दबाव बनाया कि भारत को आप स्वतंत्र कीजिए या स्वतंत्र करने के तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, इसके लिए एक मिशन आया था जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम जानते हैं। कब आया था? तो मार्च 1942 में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रावधान दिया हुआ है क्रिप्स मिशन के बारे में। उन प्रावधान को देखिए क्या क्या प्रावधान दिया हुआ है। तो प्रावधान ये है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य के दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपने संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपने अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक है, ये सारी प्रावधान था। पहली बात तो ये है कि डोमिनियन स्टेटस का क्या है, डोमिनियन राज्य का मतलब क्या है। ध्यान रखेंगे, डोमिनियन राज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन का होगा, बाकी मंत्री सारे मंत्री भारत का होगा। इसी को कहते हैं डोमिनियन राज्य। ठीक है, दूसरा बात कहा कि आप संविधान बनाने के लिए पूर्णतः अधिकार दिया जाएगा आपको, और उसके लिए एक परिषद बनेगी जिसका नाम होगा संविधान निर्मात्री परिषद। ठीक है, अब इसमें कुछ निर्वाचित मेंबर होंगे और कुछ देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ठीक है, अब जिस प्रांतों को वर्तमान संविधान को स्वीकार नहीं करेगा या स्वीकार नहीं कर पाए तो वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये सारे चीज़ें कब दिया जाएगा? युद्ध के बाद। ठीक है, युद्ध के बाद दिया जाएगा, युद्ध समाप्त होने के बाद दिया जाएगा। इसीलिए क्रिप्स मिशन को बहुतों ने, या कह सकते हैं बहुत सारे नेताओं ने ये तंज कसकर इनका इनकार किया कि क्रिप्स मिशन उसी तरह का है जैसे मान लेते हैं कि आप एक पोस्ट डेटेड चेक हैं, यानी बैंक दिवालिया हो रही है और आप चेक दे रहे हैं कि आपको चेक भंजा लेना है, तो चेक भंजेगा जी, चेक तो बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो भारतीय नेताओं का कहना था कि या तो आप मुझे अभी दीजिए, लिखित दीजिए कि मुझे ये मिलेगा, आप आश्वासन मत दीजिए, नहीं तो हम
एक बहुत बड़े आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं जिसका नाम ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ध्यान रखें, क्रिप्स मिशन की जो भी प्रयोजन था, जो भी प्रावधान था, वो सारे नेताओं ने, सारे पार्टी के नेताओं ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सारी बातें कर रहे थे सब कुछ देंगे आपको हम चांद पे बैठा देंगे, लेकिन अभी नहीं, युद्ध के बाद आप रहेंगे कि मरेंगे कौन जानता है। तो इसीलिए बेटर है कि अभी दीजिए, आप लिखित दीजिए। तो लिखित मिल नहीं रहा था, इसलिए सभी नेताओं ने या सभी पार्टी के नेताओं ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया था। अगली बात है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में पारित किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसे वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक, मुंबई में। ठीक है, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने वाला या होगा। ठीक है, हुआ भी 9 अगस्त 1942 को। लेकिन इससे पहले गांधी जी ने एक मंत्र दिए, जिस मंत्र का नाम है करो या मरो, डू एंड डाई। गांधी जी ने सभी से कहें कि देखिए, रात 12 बजते बजते हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो उच्च नेता हैं, जो ऊपर का शीर्ष नेता हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं आपको एक मंत्र दे के जा रहा हूँ, या तो देश आज़ाद कर लो या तो देश आज़ाद करने में अपने आप को बलिदान दे दो। ठीक है, करो या मरो। ठीक है, तो यही हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेसी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और सबको अलग अलग जेल में रखा गया ताकि एक जगह ना रखा जाए। और आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, यानी अपने आप चलने लगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता बाहर में नहीं था। ठीक है, सबका सब अंदर होता। ठीक है, जेल के अंदर था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो का नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आपको पता है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाया गया। 1940 की बात कर रहे हैं। और ये ध्यान रखेंगे 1946 तक, जब तक कांग्रेस की अगला अधिवेशन नहीं हो जाता 1946 में, तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1946 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस समय चुना जाएगा, मेरठ में होगी यह अधिवेशन, ये चुना जाएगा आचार्य JB कृपलानी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हो रहा था, उस समय देश में कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। ठीक है, और एक पत्रकार और आपको मिलेगा, वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर। तो वेब मिलर ध्यान रखेंगे कब थे? जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, उस समय वेब मिलर, ये अमेरिकी पत्रकार भी है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी लुई फिशर भी अमेरिकी पत्रकार है। आगे देखिए लिखा ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी से। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण। कहाँ से भागे थे? ध्यान रखेंगे, हजारीबाग जेल से। ठीक है, हजारीबाग जेल ये है कहाँ? फिलहाल झारखंड में है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त गिरफ्तार किया गया और इसे बांकीपुर जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। ये सब भूमिगत रहकर या कह सकते हैं छुप कर ये सारी काम चल रहा था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो व्यक्ति हैं चीतू पांडे। बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिनलिथगो ने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो लिनलिथगो कौन है? ये वायसराय है। गांधी ने आंदोलन जो करते थे तो कहता था कि राजनीतिक फिरौती है, या कह सकते हैं राजनीतिक सट्टाबाजी या एक तरह का सौदेबाजी। ठीक है। ये किसका कथन था? लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय का वायसराय। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। आपको मैं बोल रहा था कि सभी ने इनको विरोध किया क्रिप्स मिशन को, और कहा कि आप उस बैंक का चेक दे रहे हैं जो बैंक दिवालिया होने जा रहा है। ठीक है। और वो भी चेक दे रहे हैं कि आज का नहीं, पोस्ट डेटेड। ठीक है, चेक दे रहे हैं आप। अगला देखिए अध्याय है आज़ाद हिंद फौज और वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, ये है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में किया गया था। ध्यान रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। और जब गठन हुआ तो अनेक ब्रिगेडियर में शामिल किया गया। जैसे कौन कौन से ब्रिगेडियर है देखिए इसको। तो ब्रिगेड में है सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो जापान देश के द्वारा। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामांकन क्या किया गया था? तो शहीद द्वीप या एवं स्वराज द्वीप। ठीक है। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, ये किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का कथन है। कब का कथन है? 6 जुलाई 1944 को कथन है। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले एकमात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को। ठीक है, राष्ट्रपिता, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपिता। ठीक है, कहकर बोलने वाले, संबोधित करने वाले एकमात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस रेडियो से कहे थे 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी?
सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसे किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। हुआ यूं था, ये भी जान लीजिए, जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर में, तो जापान टूट चुका था और जापान का साथ मिल रहा था आज़ाद हिंद फौज को। तो जापान का साथ जब मिलना बंद हो गया तो आज़ाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ा और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा उसको अपने कब्जे में लिया, उनके सारे सैनिकों को, और लाल किला में लाकर उस पर एक मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में ध्यान रखिएगा, इस मुकदमे में जो हमारे मुख्यतः वकीलों ने जो काला कोट पहनना छोड़ दिए थे, आगे चलकर वो सारे नेताओं ने फिर से कोट पहन के, काला कोट पहनकर आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों के ऊपर उसके समर्थन में केस लड़े थे। ध्यान रखिएगा, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और जो समय के महान महान जो वकील थे, उन लोगों ने जो वकीलगिरी करना छोड़ दिए थे, फिर से वो वकील के भेष में आकर, कह सकते वकील के कोट पहनकर फिर से आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में या उनके नेताओं के समर्थन में या उनके बचाव दल में शामिल हुए थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भूला भाई देसाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास का दंड निर्धारण किया गया, परंतु बाद में जनता का विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति को फांसी मिला? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। मैंने अभी बताया कि एक फौज तैयार हो गया था, वकीलों का फौज, लेकिन वकील भी इन लोगों को बचा नहीं पाए थे। सच्चाई तो यही था कि हम गुलाम देश में हैं, मेरा बात को क्यों मानेगा अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार। ठीक है, उनको जो मन करता था, चाहे हमारे दलील कितनों तगड़ा क्यों ना हो, कितनों अच्छा क्यों ना हो, वो मेरी बात को मानता नहीं था। ठीक है, वो अपना राज चलाता था, अपना अपना। ये तो सिर्फ दिखावा था ना कि हम सुनवाई कर रहे हैं। पहले से तय था कि उनको फांसी देना है, उनको आजीवन कारावास देना है, तो आप कितनों लड़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे है कि किस वायसराय द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। ठीक है, वर्ष 1944 में सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सीआर फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना का कब प्रस्तुत किया गया? तो 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस समय का कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई। ठीक है, याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, अगला
देखिए कोष्टक में बंद है, इनको देखते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शाही नौसेना विद्रोह की बात किया जा रहा है, ये कब हुआ था? तो 18 से 23 फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है, 1946 को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुआ, जब बम्बई के नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नौसैनिकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल शुरू कर दिया गया। जिस नौसेना जहाज में हड़ताल हुआ तो उस नौसेना जहाज का नाम याद रखिएगा, HSIR तलवार, ठीक है। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, रिहा किया जाए, ठीक है। और इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किए। पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। देखिए इसमें एक बात और इतिहासकारों का कहना है कि भारत में एकमात्र नौसेना विद्रोह इसी समय की है, और पटेल ने खासकर भारतीय जनमानस को या भारतीय राजनेताओं से ये कहा कि ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए कि नौसेना विद्रोह हो, लेकिन पाकिस्तान में खूब होता है, आप देखते ही। खासकर पटेल साहब ने भी इस चीज़ को विरोध किया था कि नौसेना विद्रोह नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आज तक इंडिया में नौसेना विद्रोह कभी नहीं हुआ, ठीक है, सैनिक विद्रोह कभी नहीं हुआ। तो पटेल साहब ने भी इस चीज़ का कहे कि सैनिकों से कहा कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, और आत्मसमर्पण किए भी थे, और सैनिकों ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि इंग्लैंड के सामने या ब्रिटेन के सामने, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार था, उसे आत्मसात एडॉप्ट हम उसी दिन कर चुके थे, ठीक है। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, लेबर पार्टी सरकार चेंज हो चुकी है, ठीक है, और प्रधानमंत्री चर्चिल की जगह में एटली आ चुके हैं, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल का गठन किया गया, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ये मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसमें कौन कौन व्यक्ति थे ये याद रखना सबसे बड़ी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो व्यक्ति थे तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और दो व्यक्ति और है, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जिसे हम भारत की मंत्री भी कहते हैं, और इसके साथ साथ दो व्यक्ति और थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये कब आए थे? 46 में। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया? महात्मा गांधी द्वारा। कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान ये रखी गए थे, भारत में एकता बनाए रखी जाए, और ध्यान रखें इस मिशन में कभी नहीं बोला पाकिस्तान अलग करने की बात, ठीक है। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत शामिल होंगे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। ये इनकी प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया, लेकिन इसने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है, मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। अब डायरेक्ट एक्शन प्लान डे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं
को शांति करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखली, जो वर्तमान बांग्लादेश में है। ठीक है, नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो उपाधि मिला था वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अशफाक उल्लाह खान पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य सदस्यों अन्य दलों और भारतीय स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 296 में कांग्रेस को मिला 208 और मुस्लिम लीग को मिला 73 और अन्य को मिला 15। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि कितना मेंबर शामिल थे चुनाव में? 296 मेंबर शामिल थे चुनाव में। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी सदस्य चुना गया, अध्यक्ष होना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब हुई? 2 सितंबर 1946 को हुई। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। पहले शामिल नहीं हुए थे, बाद में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। पीछे भी इसका क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है पीछे भी। अंतिम सरकार का मंत्रिमंडल में देखिए कौन कौन किसको क्या विभाग मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल को मिला गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सिराज गोपालाचारी शिक्षा विभाग, एच.सी. भाभा खान खान बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। कितना क्वेश्चन पूछा भी गया है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अरुण आसफ अली रेलवे विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली वित्त विभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बातें और जानने से पहले आज हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, और हम फिर आगे इसको लेके जाएंगे अगले दिन। ठीक है दोस्तों, हम आज यहीं रुकते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के पूरे वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।